बेटा गुड मॉर्निंग। अटेंड योर रोल कॉल। आपकी अटेंडेंस के तुरंत बाद आपको है ना आईआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर से मैक्सिमम और क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया उसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक अलग से बुक है ये हमारे पास, ये ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की अलग से, यानी थोड़ी प्रैक्टिस आपकी इसके अंदर से भी आज मैं करा दूंगा आपको। जितने भी पॉसिबल इसमें क्वेश्चन लिख रखे हैं सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो अभी आपको बताए जाएंगे। तो पहले अटेंडेंस। शोभा, कीर्ति, वर्षा, अंजलि, खुशी, कविता, गरिमा, निशांत, ईशा, पंकज, प्रशांत, पूजा, प्रिया, शीतल, सिमरन, भूमिका, दीक्षा, खुशी। बेटा आप साथ के साथ अपनी चेक करते रहो, अगले सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना पूरी अपनी अटेंडेंस, साथ के साथ देखते रहो अगले। कोई गलती से किसी की प्रेजेंट ना लग पाए तो मुझे जल्दी से बता दे, ठीक है। रेनू, मुस्कान, हितेश, तमन्ना, नैन्सी, ज्योति, प्रियंका, दीपांशु, सारिका, मुस्कान, साक्षी, अदिति, ज्योति, आर्यन, लक्ष्मी, नैना, संजू, सिद्धार्थ, रिया, तनु, सनु, अंजलि, वंश, मन, हर्ष, रिंकी, मुस्कान, विधि। होगी बेटा सभी की अटेंडेंस। पहले तो मैं आपसे कुछ है ना बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है। बुक मैंने क्या नाम बताया आपको? ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय डॉक्टर जगमोहन, ये किताब है, ठीक है। ये आपकी लाइब्रेरी के अंदर, ये हमारे टीचर थे जिनसे मैं कभी एमएससी में पढ़ा था, तो इन्होंने उसी दौरान जब हम पढ़ते थे एमएससी में तो उसी दौरान हमारे सर ने ये बुक लिखी थी। तो काफी अच्छी बुक है। एक बुक और भी है, वो भी लाइब्रेरी के अंदर है हमारे, वो भी मेरे दूसरे टीचर थे जो मेरे पीएचडी में गाइड थे, डॉक्टर एस के दीवान, श्रवण कुमार दीवान, उनकी बुक भी लाइब्रेरी के अंदर रखी है। तो आप दोनों के अंदर से अपनी प्रैक्टिस जरूर करें, जो भी डाउट हो आप मेरे से आके पूछें। अब देखो जैसे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं जो इसमें दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन जो लास्ट में दे रखी है एक्सरसाइज, सोल्ड क्वेश्चन है आपके कि व्हाट विल हैपन व्हेन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशंस। तो ये तो सिंपल इसका प्रिंसिपल हो गया कि व्हाट विल हैपन व्हेन आईआर रेडिएशंस, मॉलिक्यूल वाइब्रेशन विल टेक्स प्लेस, और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन में भी द स्ट्रेचिंग और द बेंडिंग। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उसी तरीके से आप इतना उसका जवाब लिख देंगे, ठीक हो गया ना बेटा। नेक्स्ट है एक नंबर का क्वेश्चन के कौन सी रेडिएशंस डालें मॉलिक्यूल के ऊपर, विच टाइप ऑफ रेडिएशंस कॉजेस द वाइब्रेशन इन द मॉलिक्यूल। तो आंसर इज हाई इंफ्रारेड रेडिएशंस। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द आईआर स्पेक्ट्रा। आईआर स्पेक्ट्रा आप किसे कहते हैं? तो आईआर स्पेक्ट्रा क्या, इट इज ए ग्राफ व्हिच इज ए प्लॉट बिटवीन परसेंटेज ट्रांसमिटेंस एंड द वेव नंबर इन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक हो गया ना बेटा। ये तो थी आपके बेसिक से क्वेश्चन, या प्रिंसिपल आ सकता है। उसके बाद डेफिनेशन है, डिफाइन व्हाट आर फंडामेंटल वाइब्रेशन विद डायग्राम, व्हाट आर ओवरटोन्स विद डायग्राम। तो फंडामेंटल वाइब्रेशंस आपकी क्या थी? Vibrations which corresponds from V0 to V1, fundamental vibrations, and any multiple of the fundamental vibrations are overtones। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद what is the formula of Hooke's law?
म्यू बार इज इक्वल टू 1/2 पाई c स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर भी क्वेश्चन था एक, जो हमने आपको कराया था कि उसमें थ्योरेटिकल नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन 3n-5 के बेसिस पे आप निकालते हैं, और एक्सपेरिमेंटली कितने मिले हमें, वो सिर्फ 2 ही मिलते थे। उसकी रीजनिंग भी थी कि सिमेट्रिकल तो आपकी इनएक्टिव हो जाता है, और एसिमेट्रिकल की वजह से एक बैंड और एक आपके बेंडिंग की वजह से 2 आपके इक्विवेलेंट होते हैं, इस एक बैंड उनकी वजह से। तो टोटल आपके एक्सपेरिमेंटल बैंड कितने मिले थे, 2, और थ्योरेटिकल नंबर ऑफ कितने हो गए, आपके 4 थे। ठीक हो गया बेटा। अब उसके बाद चलो आप ये बताओ, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, इसमें तो यानी ऐसा लिख रखा है, मान लीजिए कि एक बॉन्ड तो है, मान लीजिए CO, ठीक है बेटा, एक है मान लीजिए CBr, सिर्फ 2 ही ले लेते हैं, इसमें तो और भी काफी सारे लिख रखे हैं। तो आपको ये बताना है CO और CBr में से वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी किसकी कम होगी, किसकी ज्यादा। तो हमने देखा था ना, देखो न्यू बार का जो फार्मूला था 1/2 पाई c और स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन, देखो जो अभी आप कह रहे थे, तो इसमें मास अगर ज्यादा हुआ है, रिड्यूस्ड मास है यहाँ पे, तो मास इतना ज्यादा, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, मास इसका ज्यादा है ना, तो इस बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, लेस, तो इसकी एनर्जी कम होगी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की, CBr बॉन्ड की, एज कंपेयर टू द CO बॉन्ड, उसकी ज्यादा होगी। क्लियर हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन अब हम ले लेते हैं यहां से। मान लीजिए आपके सामने अब आप है ना कुछ फैक्टर्स को भी यूज करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लेते हैं। अच्छा एक चीज बताएं आप, मान लीजिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ये हमने कोई स्ट्रक्चर बनाई आपके सामने, देखो ये साइक्लोहेक्सेनोल ले लिया हमने, लेकिन यहाँ पे हमने CH3 ग्रुप भी लगा दिया, और यहाँ पे भी हमने एक CH3 ग्रुप लगा दिया, मीडियम हमने एसिडिक कर दिया। तो आपने अल्कोहल वाले चैप्टर में तो पढ़ा ही है ना कि जब हम एसिडिक मीडियम कर दें और कोई अल्कोहल ले ले तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन जरूर होती है। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन कैसी होती है, वो होती है अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब वो कार्बन जिसके ऊपर OH है अल्फा, उससे नेक्स्ट वाला बीटा। फिर आप कहेंगे सर बीटा तो इधर भी है, फिर आप कहेंगे सर बीटा तो यहाँ पर भी है, तो मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म, कोई मेजर होगा कोई माइनर है। तो अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स अगर हम बना दें यहाँ पे, तो देखो क्या क्या प्रोडक्ट आपके बन सकते हैं। हमने मान लीजिए 3 साइक्लोहेक्सेन आपके सामने, मान लीजिए हम ड्रा कर दें 1 2 और 3, देखो ये 3 हो गए ना ड्रा बेटा। अब क्या करेंगे, मान लीजिए ये वाला कर दें, देखो इधर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर हम इधर वाले बीटा का H निकालें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर हम CH3 वाला H लॉस करवाएं तो क्या होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और रिमेनिंग ग्रुप आपके SH, मान लीजिए यहाँ से हमने डबल बॉन्ड, ये CH3 देखो SH रहा, ये CH3 देखो SH रहा, ये यहाँ से बना, देखो ये यहाँ से अल्फा और बीटा यहाँ पे। और अगर लेफ्ट साइड वाला ले ले हमें अल्फा बीटा, तो देखो ये वाली स्ट्रक्चर, और बचे हुए देखो ये CH3 SH और ये CH3 भी आपका SH। ठीक हो गया बेटा। अगर हम ये वाला निकालते तो क्या होता है, ये CH3 SH रह जाता। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन है। सेट जब रूल पढ़ा था ना आपने, मोर द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर विल बी द स्टेबिलिटी, तो सबसे स्टेबल तो आपका कौन हो गया, ये सबसे सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये थर्ड वन हो गए ना 3 तरह के। तो ये अगर हम 1 2 और 3 देखें तो आपके 3 तरह की यहाँ पे एल्कीन्स बन जाएंगी। बोलो कितने टाइप की एल्कीन बनेगी, 3 टाइप की। तो जो 3 टाइप की आपके सामने एल्कीन बनी, ये तो चलो बन गई, लेकिन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस के ऊपर कैसे करेंगे हम एक्सप्लेन। तो वही हमने बताया ना कि पहले तो जो आपके बैंड आपको दिख रहा था, वो कौन कौन से बैंड दिख रहे थे, देखो आपके OH ग्रुप भी था, क्या इनमें कहीं पे आपको OH ग्रुप दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे तो कार्बन कार्बन क्या है, बोलो डबल बॉन्ड है। अब जो डबल बॉन्ड है वो तीनों एल्कीन हो गए। फिर एल्कीन भी कैसी है, ये एल्कीन तो ऐसी है जो आपकी देखो हर टाइप से सब्स्टिट्यूटेड है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड। फिर जो IR स्पेक्ट्रम में जब हम पढ़ते हैं ना, वैल्यूज दे रखी है आपकी कि लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की का CC डबल बॉन्ड की वैल्यू कितनी होगी, एंड सो ऑन, इस टाइप से हमारी एक सीरीज है, तो वहां से हमें इनका पता चल जाएगा। और यहाँ पे क्या है, OH बॉन्ड आपका दिख रहा है, तो मींस ये रिएक्शन हुई या नहीं हुई एसिड डालने के बाद प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन का हमें अगर एक्सप्लेन करना हो, ऐसा क्वेश्चन दे दे, तो आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस के ऊपर जो एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी
कि क्या है, तो क्या थी, मैकेनिज्म का पता लगा लेना, प्रोग्रेस का पता लगा लेना। तो मीन्स प्रोग्रेस कैसे, आपके जो बैंड हैं वो कुछ डिसअपियर हो जाएंगे और कई नए बैंड आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम प्रोग्रेस का पता लगा लेते हैं। क्लियर हो गया बेटा इतना? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आपके सामने लेंगे। अगले क्वेश्चन में आप हमें ये बताना कि कौन सा ऐसा, कौन सी स्ट्रक्चर है इन दोनों में से, देखो बड़े ध्यान से देखना। मान लीजिए मैंने ये यहाँ पे ड्रा कर दिया बेंजीन रिंग, ठीक है बेटा, और इस बेंजीन रिंग के वेलोसिटी टाइप से हमने OH ग्रुप लगा दिया। OH ग्रुप लगा के और इसमें हमने एक साइड में लगा दिया देखो CH3, देखो ऐसे एक ही साइड में CH3 लगाया। लेकिन एक दूसरी स्ट्रक्चर भी हमने बना दी बिल्कुल ऐसे ही, देखो बेंजीन रिंग। और अब की बार हमने क्या किया, इसमें इधर भी CH3 ग्रुप लगा दिया, इधर भी देखो CH3 ग्रुप लगा दिया। अब अगर हम इस बेंजीन रिंग, इन दोनों बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम देखें कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एफिशिएंटली हो पाएगी और किसमें नहीं होगी, तो आप कैसे बताएंगे? अब ये बताएंगे कि अगर हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड को लें और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें कि दो मॉलिक्यूलों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे तो क्या हुआ, एक साइड तो देखो फ्री है ना, दूसरा मॉलिक्यूल इसके बराबर में आ सकता है। देखो यहाँ पे साइड में देखो कुछ इस टाइप से, मान लीजिए हम शो करें इसमें, ये यहाँ पे हमने बना दिया, इसमें तो CH3 फॉर एग्जांपल हमने, देखो ओरिएंटेशन होता रहता है ना सॉल्यूशन के अंदर, मॉलिक्यूल तो अंडर मूवमेंट है। तो ये जो OH है इसका, देखो ये OH, देखो ये OH, ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल, देखो हमने दूसरा मॉलिक्यूल लिया, दूसरा मॉलिक्यूल लिया तो इसका बोलो कैसे दिखाएंगे, इसका और इसका बोलो क्या H। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये दूसरे वाला, देखो इसको हम थोड़ी नजदीक भी ड्रा कर सकते हैं, देखो इस टाइप से, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है ना इस साइड में, देखो ऐसे, और इसको हम इधर लिख दें CH3 को, एक ही बात है ना, कोई अलग तो है नहीं, अंडर मूवमेंट है। तो इनके बीच में बोलो क्या बन जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस मॉलिक्यूल को लें तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो पाएगी? ऐसे नहीं, क्यों? क्योंकि इस दूसरे मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये OH, और यहाँ पे बोलो कौन आ गया, CH3, इधर भी बोलो कौन है यहाँ पे, CH3। तो जिसकी वजह से हम जो दूसरा मॉलिक्यूल है, देखो ये दूसरा बेंजीन का मॉलिक्यूल, इनके बीच में देखो गैप ज्यादा हो जाएगा, क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, बोलो किस वजह से, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इस बल्कि CH3 के बीच में बोलो क्या हो गई, यहाँ पे देयर इज द स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से अब जो ये दो OH ग्रुप है यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। बॉन्डिंग का मतलब समथिंग की इंटरेक्शन होना, और आपने पढ़ा था जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो डिस्टेंस के ऊपर भी तो डिपेंड करती है ना। तो डिस्टेंस जितना कम होगा इनके बीच में, इंटरेक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। अब डिस्टेंस तो बढ़ गया, अब दूर हो गए तो इनके बीच में इंटरेक्शन हो ही नहीं पाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं हो पाएगी। बोलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दो OH के बीच में आराम से हो सकती है, इस केस नंबर 1 पहले वाले केस में। क्या सेकंड में ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और फिर कल आपने सीखा भी था कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होता है, इफेक्ट पड़ना होता है ना बेटा। तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है बोलो क्या हो जाएगी, ऐसे एंड सो ऑन, है ना। तो OH बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कॉज द वाइब्रेशन इन दैट OH बॉन्ड। यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई नहीं, तो ये बॉन्ड छोटा ही रहेगा, तो इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसे दो एग्जांपल पेपर में आपके एग्जाम में दे दिए जाए और कहें कि एक्सप्लेन करें, इनके बीच डिफरेंशिएट करें। मैंने आपको बताया था ना कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, तो ये फॉलोइंग में ही आ गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस के ऊपर हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं फिलहाल जो हमने पहले जब हम आपको पढ़ा रहे थे उसके दौरान नहीं आए थे, वही एग्जांपल अभी हम लेंगे, ठीक है ना बेटा। कोई डाउट हो ना बेटा साथ के साथ कर लेना। वैसे देखो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारी वही रहेंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट अलग नहीं होने वाली। जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आपने पढ़ा और बेसिक कॉन्सेप्ट हमारी क्या रहेंगी, बिल्कुल सेम। अब एक क्वेश्चन जो था वो थोड़ा हटके है, अलग है। देखो वो क्या है, देखो मैं आपको बता दूं, वो था रिंग साइज के बेसिस के ऊपर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक तो हम ले लें साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है बेटा, और एक हम ले लें साइक्लोपेंटेनोन, देखो इस टाइप से। और फिर पूछें कि भाई जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसमें ज्यादा होगी। देखो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर स्ट्रेन है। देखो 5 मेंबर जो रिंग दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे जो 5 मेंबर रिंग दिख रहा है इसके अंदर क्या है बोलो, आपने पढ़ा था ना बियर स्ट्रेन थ्योरी। तो इसके अंदर बोलो क्या है, स्ट्रेन है, तनाव है।
इसके अंदर तो नहीं है क्योंकि 6 मेंबर रिंग आपका बन गया। तो तनाव होने की वजह से अब इस कार्बोनिल ग्रुप जो है इसको वाइब्रेट करने के लिए हमेशा ही मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कॉज द वाइब्रेशन इन दैट स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल हैविंग द कार्बोनिल ग्रुप। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर इसे और छोटा हम ले लें तो उसमें और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए हम 4 मेंबर रिंग ले लें, साइक्लोब्यूटेनॉल ले लिया, मोर एंगल ऑफ स्ट्रेन मींस अब इस कार्बोनिल जो ग्रुप है अब इसके अंदर क्योंकि सबसे पहले ये क्या होना चाहता है अपने आप को स्टेबल, तो मीन्स जो अनस्टेबल फॉर्म के अंदर है ये, तो उसके अंदर जब आप वाइब्रेशन पैदा करना चाहें, क्रिएट करना चाहेंगे तो उसको और भी ज्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वहां पे। समझ गए ना? तो मीन सबसे ज्यादा एनर्जी बोलो कौन से कार्बोनिल ग्रुप की चाहिएगी? जिसके अंदर स्ट्रेन है। तो कोई भी ऐसा रिंग आपके सामने आ जाए जिसके अंदर आपको तनाव दिखाई दे, उसके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप होगा तो उसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए हमेशा ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना। तो ये होगा, इसका आंसर आपको किसके बेसिस के ऊपर देना पड़ेगा? ऑन द बेस ऑफ द स्ट्रेन, स्ट्रेन के बेसिस के ऊपर। ठीक हो गया बेटा? तो ये अगला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, ये आपके अलग था, ये पहले हमने डिस्कस नहीं किया था, तो इसको यहां पे आप ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अच्छा एक चीज बताएं आप, अगला पॉइंट जो अगर हम आपसे पूछ ले, मान लीजिए आपके पास है, एक तो है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक आपके पास है बेटा एल्डिहाइड, देखो इस तरह से। ठीक हो गया ना? तो इसमें होता क्या है कि देखो कार्बोनिल ग्रुप की एक रेंज है, हमने पढ़ी थी ना 1650 से लेके 1870 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या पढ़ा था हमने? 1650 से लेके 1870 सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा हमने पढ़ा था। तो फिर क्या हुआ कि उस रेंज के अंदर इसके बारे में भी हमने देखा था, इसकी वैल्यू कितनी थी बताओ शाबाश, आपने याद की होगी इसकी वैल्यू 1720 या 1725? 1725। तो आपने इसकी वैल्यू याद की थी, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर वाइब्रेशन जो क्रिएट होती है 1725 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक लिखा है हमने या गलत? ठीक है ना? अच्छा, अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसकी बोलो 1760 सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा आपने याद किया था। ठीक हो गया ना इतना? अब क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्यों हुआ। अब देखो दो बातें आती हैं। अब क्या हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में एक तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर देखो ऐसा होना चाहिए था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना इसमें जो ऑक्सीजन आपको दिख रही है यहाँ पे, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी है और ये डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो होना क्या चाहिए कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आके और ये आगे शिफ्ट होके कार्बन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सिंगल हो जाता। यानी सिंगल ना होता तो मीन्स ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती आपकी, है ना, वीकर हो जाता, वीकर हो जाना चाहिए था, तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो लेस एनर्जी आनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, पार्टिकुलर देखो देखो दो ही चीजें होती है रिसर्च के दौरान, या तो पहले रिसर्च की जाती है बाद में रीजनिंग बनती है। आमतौर पे क्या पाया गया कि दो ही इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट तो ऐसा होता है जिसको आप कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा कौन सा इफेक्ट होता है? रेजोनेंस इफेक्ट। ये प्लस आर चलेगा लोन पेयर की वजह से। तो होता क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में जो माइनस आई इफेक्ट है, पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर वाइब्रेशन क्रिएट करवाते उसके दौरान एनर्जी जो देनी पड़ी उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो माइनस आई इफेक्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में इट डोमिनेट्स ओवर द रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इसके ऊपर ये डोमिनेट कर जाता है। तो माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ देखो थोड़ा अट्रैक्ट किया, बॉन्ड लेंथ बोलो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। नाउ द मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और इसीलिए यहाँ पे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कितनी थी बोलो? 1760 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर हो गया? तो एग्जाम में अगर आ जाए कि इसके एल्डिहाइड के केस में कार्बोनिल ग्रुप की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 1725 सेंटीमीटर इनवर्स है, जबकि यहाँ पे ज्यादा क्यों हो गई, तो आप किस बेसिस के ऊपर बताएंगे कि दोनों इफेक्ट चलते हैं लेकिन माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे प्रीडोमिनेट कर जाता है एज कंपेयर टू इन केस ऑफ द बोलो क्या? एल्डिहाइड। तो जिसकी वजह से सीओ बॉन्ड लेंथ आपकी क्या हो गई? कम हो जाती है। नाउ द मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कॉज द वाइब्रेशन इन द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक हो गया बेटा? अब इसके बाद मैं आपसे अगला क्वेश्चन यहां से पूछता हूं। देखो अब अगला डायग्राम ड्रा करता हूं आपके आगे। देखो एक हेक्सागन हमने देखो ड्रा किया दोबारा से। देखो 3